आज से क्लास 10th का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लाइफ प्रोसेस। बायोलॉजी का पार्ट है हमारे ये, तो चलो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। और ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। फ्रॉम द अपकमिंग लेक्चर्स हम एक टॉपिक अच्छे से डीपली डिस्कस करने वाले हैं। डोंट वरी अबाउट दैट कि बहुत टफ चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर है, समझ में आएगा कि नहीं आएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। आपका फेवरेट चैप्टर भी बन सकता है, इसलिए इस सीरीज में जुड़े रहना और पूरे चैप्टर को कंप्लीट किए बिना बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि कैसे पता करोगे कि कोई चीज जिंदा है या जिंदा नहीं है, कैसे कह देते हो। तो जैसे क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए इन्होंने दे रखा है कि अगर एक डॉग जो है वो रनिंग कर रहा है, ठीक है, एक काऊ जो है वो कट को च्यू कर रही है, ठीक है, या फिर एक इंसान बहुत ही तेज से क्या है स्ट्रीट पर चिल्ला रहा है, तो हम कह देंगे भाई ये लोग तो जिंदा है। ऑब्वियसली जिंदा लोग ही ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अगर डॉग, काऊ और ये इंसान सो रहे हो तब हम क्या बोलेंगे, क्या हम कह देंगे नहीं ये सो रहे हैं तो जिंदा नहीं है? ऐसा नहीं है, तभी भी ये जिंदा है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा, ये हमें कैसे पता चलता है कि भाई ये ब्रीदिंग कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, जिंदा है, ठीक है, ऐसे ही कह देते हैं जिंदा है। लेकिन प्लांट्स के बारे में क्या बोलोगे? प्लांट्स कैसे जिंदा लगते हैं? प्लांट्स इसलिए जिंदा है क्योंकि वो ग्रीन दिखाई पड़ रहे हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि वो ग्रीन है तो मतलब जिंदा है। लेकिन उन प्लांट्स का क्या जिनकी लीव्स ग्रीन नहीं होती, कुछ और कलर की होती है, उनका क्या वो भी जिंदा है? हाँ भाई जिंदा तो है, मगर कैसे? अगर उनकी लीव्स ऑलरेडी ग्रीन नहीं है, कुछ और है, तो उनको कैसे पता करोगे? हम कहेंगे कि वो ग्रो कर रहे हैं तो जिंदा है, ऑब्वियसली। मतलब अगर पौधा जो है पेड़ बन रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, दैट मीन्स जिंदा है, तभी तो हो पा रहा है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स हम सोचते हैं कि अगर कोई भी मूवमेंट है, सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, चाहे वो ग्रोथ रिलेटेड हो या ग्रोथ रिलेटेड ना हो, बट कोई भी अगर मेरे पास एक एविडेंस है, मेरे पास सबूत है कि कोई चीज जिंदा है, तो मैं कह देती हूँ हाँ भाई वो जिंदा है। जैसे वो सांस ले रहा है, चीजें बड़ी हो रही है, ग्रो कर रही है, तो जिंदा है। हम उनके अंदर कोई विजिबल मूवमेंट देख लेते हैं, जिंदा है। मूवमेंट्स भी अगर आप छोटे छोटे स्केल्स पे देखोगे तो इनविजिबल हो जाती है नेकेड आइज को। जैसे अगर क्या है कि कोई चीज बहुत स्लोली मूव कर रही है, सपोज कोई बैक्टीरिया है एनवायरमेंट में, तो आपको दिखाई ही नहीं पड़ेगा, पर वो भी जिंदा है। कैसे बोल दोगे जिंदा है? तो क्या इनविजिबल मूवमेंट अगर किसी के अंदर है, इसी से बोल देंगे कि कोई चीज जीवित है? अगर हम किसी प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से क्वेश्चन पूछेंगे तो हाँ बोल देंगे, ऑफ कोर्स। लेकिन अगर आम आदमी से ये चीज आप बोलने जाओगे तो भाई वो कहेगा ये सब क्या है? अब क्या मैं लैब में जाके चेक करूं कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके जो सेल्स हैं, ये टहल रहे हैं कि नहीं, ये चल रहे हैं कि नहीं, मूव कर रहे हैं कि नहीं? कैसे मैं पता करूं कि कोई चीज जिंदा है? ठीक है। इनफैक्ट जो वायरस होता है, जानते हो, वायरस ऐसे अगर इधर उधर टहल रहे हैं ना, तो उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन यही वायरस जब आपके अंदर आ जाते हैं ना, जब आपके अंदर इन्फेक्ट कर देते हैं, जब आपकी बॉडी में चले आते हैं, तब ये अचानक से अपना मूवमेंट शो करने लगते हैं, नहीं तो इनका कोई मूवमेंट ही नहीं दिखता। तो आज भी इस पे कंट्रोवर्सी है कि भाई ये वायरस को आप अलाइव बोलोगे कि अलाइव नहीं बोलोगे, मतलब जिंदा है कि नहीं जिंदा है। कभी तो ये जिंदा रहता है, कभी तो जिंदा ही नहीं रहता। अगर मूवमेंट के हिसाब से जाओगे तो क्या मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स ही जरूरी है जिंदगी के लिए? आखिर कैसे पता करे कि कोई चीज एकदम जिंदा है? वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। हमने देखा हुआ है, सीखा हुआ है, जाना हुआ है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड से क्या मतलब है कि जैसे आप अगर किसी इंसान को देखोगे, उसकी 2 आंखें, 1 मुंह, 1 नाक, 2 हाथ, 2 पैर और अंदर का किडनी वगैरह सब कुछ एकदम बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है। सबको सबका काम पता है। ऐसा नहीं है कि दिमाग बोलेगा यार मैं थक गया हूँ, थोड़ी देर के लिए हार्ट तो मेरा काम संभाल लो, ठीक है, या फिर किडनी बोलने लगे लीवर से कि थोड़ी देर तो मेरा काम कर लो। सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड है, सबको अपना काम पता है और सब अपना काम करते रहते हैं, तभी हम जी रहे हैं, राइट। तो एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, उनके पास टिश्यूज होता है, सेल होता है, ठीक है। सेल के अंदर भी इवन छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। ये सब चीजें हमने पिछली क्लासेस में पढ़ रखी है। जो लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये अपने आप को हमेशा रिपेयर करते रहते हैं, हमेशा मेंटेन करते रहते हैं अपने स्ट्रक्चर्स को, तभी ये जिंदा रह पाते हैं। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये मॉलिक्यूल्स के भी बने होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स हमेशा से क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। ओके, यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर होगा। व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये मेंटेनेंस प्रोसेस क्या है जिसकी भी हम बात कर रहे थे। अब मैं देखो एक आपको ओवरव्यू टाइप का एक बार में दे देती हूँ। हमने पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ा, सब कुछ देखा, सब में यही बात बोली गई है कि एक इंसान या कोई भी चीज तभी भी जिंदा रहती है जब या तो ब्रीथ कर रही है या उसके अंदर कोई मूवमेंट दिख रहा है, ठीक है, या हम उसके अंदर कोई सॉर्ट ऑफ कुछ अलग एक्शन देखते हैं और कह देते हैं कि हाँ ये चीज जिंदा है, ग्रो कर रहा है, जिंदा है, ठीक है। इतना ही कहना काफी नहीं है, क्योंकि ये जो लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ये अपने आप को मेंटेन करते रहते हैं, ये अपने आप को रिपेयर करते रहते हैं। जो इनकी जो हमारी डेली की एक्टिविटीज होती हैं उससे हमारी काफी सारी सेल्स जो होती हैं वो डैमेज भी होती रहती है, तो हमें अपने आप को रिपेयर भी करना पड़ता है। इसीलिए हम खाना पीना खाते हैं, इसीलिए हम एक्सरसाइज करते हैं, इसीलिए हम रेस्ट भी लेते हैं, ताकि हमारी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स भी हो सके, ठीक है, रिपेयर भी हो सके और नेक्स्ट डे के लिए अच्छे से प्रिपेयर भी हो सके। अब इतना सब कुछ होने के बाद जो मेंटेनेंस प्रोसेस है वो क्या है, यही हमको पढ़ना है, ठीक है। लाइफ के ऐसे कौन कौन से प्रोसेस हैं जो हमारी लाइफ के लिए इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं, हम उनके बारे में अब पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले है कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। इवन जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं उस टाइम पर भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो मेंटेनेंस का प्रोसेस होता है वो कंटिन्यू चलता रहता है, वर्क करता रहता है। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग, चाहे हम केवल बैठे ही क्यों ना हो, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। तो जब भी हम क्लास में भी इवन बैठे हैं तभी भी ये प्रोसेस चलता रहता है, जब हम सो रहे होते हैं तभी भी ये प्रोसेस चल रहा होता है। ठीक है, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज टू गो ऑन, इसको हमेशा चलते ही रहना पड़ेगा। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस। तो ये कोई एक ही प्रोसेस नहीं होता, कई सारे प्रोसेस होते हैं जो एक साथ परफॉर्म होते हैं और इन्हीं को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। आई होप कि चैप्टर का जो नेम है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर नीड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। ओके, तो ये जो मेंटेनेंस प्रोसेस होता है इसकी जरूरत क्या है? टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन को। जैसा अभी मैंने बताया कि डेली लाइफ में हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं उसमें हमारी काफी सारी जो सेल्स होती हैं वो डैमेज होती रहती हैं, जिसके लिए हमें उनको प्रिपेयर करने के लिए, वापस रिपेयर करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, और ये एनर्जी हमें बाहर से लेनी होती है। वो बाहर की एनर्जी है क्या? खाना है, ऑफ कोर्स। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस to transfer a source of energy from outside the body of the organism which we call food। मतलब एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए बॉडी को बाहर से कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए बॉडी के अंदर, और उसी सोर्स ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं। अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन, जिसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं कि भाई हम कुछ खाना खाना चाहते हैं, हमें भूख लगी है, हमें एनर्जी की नीड है। इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। अगर जैसे आपने भी सुना होगा, कहते हैं कि जो बच्चा है उसको अच्छे से पोषण दो, अच्छे से न्यूट्रिशन दो ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए। तो जो ग्रोथ वाली एज होती है उस एज में हमें एडिशनल चीजें खानी पड़ती है, एडिशनल रॉ मटेरियल खाना पड़ता है ताकि क्या कर सके हम, हमारी बॉडी जो है वो ग्रो कर सके। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, ऑब्वियसली हमने पिछला चैप्टर कार्बन ऑलरेडी पढ़ा है, तो अब हम ये समझ चुके हैं कि हमारी जो जिंदगी है वो चारों तरफ कार्बन से ही भरी हुई है। ठीक है, तो हमें क्या है, हम कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पर ही डिपेंड है। मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड, इसलिए जो ये फूड सोर्सेज हैं ये भी कार्बन बेस्ड ही होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस। कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग, मतलब कोई भी कार्बन सोर्स कितना कॉम्प्लेक्स है अपने आप में, इस पर डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म किस काइंड का न्यूट्रिशनल प्रोसेस यूज करने वाले हैं। तो सबका अपना अपना अलग अलग होता है। ठीक, हाँ, बाहर की जो एनर्जी होती है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग लाइक मिल्क खा लेते हैं, कुछ लोग क्या है वेज खाते हैं, कुछ नॉन वेज खाते हैं। ठीक है, सबका अपना अपना तरीका होता है। सिंस द इन्वायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, तो इन्वायरमेंट किसी भी इंसान के कंट्रोल में नहीं है, इंडिविजुअल किसी एक के कंट्रोल में नहीं है। तो ये जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है देयरफॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी। ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है इसको ब्रोक करना पड़ता है, बॉडी के अंदर ब्रोकन डाउन करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, और बॉडी में ही बनाना भी पड़ता है। मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब जिस रॉ फॉर्म में आप खाने को लेते हैं वो एज इट इज आपकी बॉडी में यूज नहीं होता, ये गलत बात है। बल्कि आपका जो खाना जो आपने खाया उसको किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, और तब जाके आप उसको एज अ एनर्जी यूज कर पाते हैं। इसी बात को बताया जा रहा है कि हमें एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, जो कि फर्दर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स में यूज होता है। ठीक है, आपकी लिविंग स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। इसके लिए क्या है, बॉडी में केमिकल रिएक्शन का होना नेसेसरी है। तो जैसे मैंने केमिकल रिएक्शन का नेम लिया, आपने सोचा होगा कौन सी रिएक्शन? ये है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शन। आई होप यू ऑल आर फैमिलियर विद दिस रिएक्शन। इफ नॉट देन गो एंड वॉच द लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 1। बॉडी को बाहर से ऑक्सीजन दिलवाना और फूड रिसोर्सेज को ब्रेक डाउन करने में उसका यूज करना सेलुलर नीड्स के लिए, मतलब सेल के लिए, सेल की जो जरूरत है उसके लिए, इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। हमने न्यूट्रिशन सीखा, न्यूट्रिशन में हम क्या कर रहे हैं, फूड ले रहे हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी ले रहे हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, एंड देन हम ऑक्सीजन सोर्स ले रहे हैं फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी हमारी सेलुलर नीड्स के लिए, मतलब सेल्स की नीड्स के लिए हम ये चीज कर रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप देखोगे इंसान के शरीर में कितनी सारी चीजें है ना, चलने के लिए पैर चाहिए, खाने के लिए हाथ चाहिए, हाथ से, लेकिन खाएगा तो मुंह से ही, खाना उठाने के लिए हाथ चाहिए, है ना, मतलब आपको सब कुछ चाहिए, एक एक चीज चाहिए, पूरा अंग अंग एकदम डिसाइड है किसको क्या करना है। कान होते हैं सुनने के लिए, बहुत गंदी ड्राइंग है मेरी, और ठीक है, हाँ जो भी है समझने के लिए मैं बता रही हूँ बस, खाली ऐसा ड्राइंग पे डोंट फोकस, जस्ट आई एम टेलिंग यू कि इंसान की बॉडी बड़ी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन ये जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे अमीबा इतना बढ़िया है, उसको कैसे भी बना दो, टिंग टिंग टिंग, ये आपका अमीबा है, इसके पास खाली एक ही सेल होता है। ठीक है, हाँ, तो
ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं अमीबा टाइप्स, इनका बड़ा अच्छा है, इनको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, यही एक सेल सारे काम कर लेगी। इनके लिए न्यूट्रिशन वाला काम, रेस्पिरेशन वाला काम, सारा काम, वेस्ट को भी यही रिमूव कर देगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस यही कर लेगी, सारा काम यही कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि बॉडी का हर एक सरफेस जो है वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में। अगर मैं आपसे पूछूं थोड़ी देर के लिए, आपका हार्ट बाहर की दुनिया जान रहा है, आपके शरीर के बाहर की दुनिया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके हार्ट को कवर कर रखा है बहुत तगड़ी तगड़ी मसल्स ने। आपने अभी तक अपने हार्ट को नहीं जाना होगा, आपने कभी अंदर से देखा है अपने हार्ट को? बस यही रीजन है कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका कांटेक्ट डायरेक्टली इन्वायरमेंट से होता है, मतलब इनकी जो पूरी पूरी शरीर होती है डायरेक्ट इन्वायरमेंट से होती है कांटेक्ट में। क्या होता है जब बॉडी साइज बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है और बॉडी डिजाइन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं जो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होता सराउंडिंग के, तो सिंपल डिफ्यूजन जो है सही नहीं है। डिफ्यूजन समझते हैं? अरे वो सुना होगा ना कि जैसे अगर ये पूरा आपका मान लो कि ये कमरा है, ठीक है, एक जगह आपने अगरबत्ती जलाई, इसका जो धुआं है सब जगह पहुंच जाएगा, मतलब महक, धुएं से मेरा सेंस है महक का। या अगर मम्मी कहीं आपकी किचन में खाना बना रही होती है, किचन इतना सा है, खाना यहाँ बन रहा है, खाने की खुशबू पूरे घर में फैल गई, इसी को डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू अमीबा वगैरह फूड वगैरह एक्सचेंज कर लेते हैं, एनवायरमेंट से फूड अंदर ले आते हैं। ये तो बहुत आसान सी चीज है, लेकिन हमारी बॉडी ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि हमारा जो बॉडी का हर एक सरफेस है वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है। हमें ये चीज पता है कि कैसे अलग अलग जो बॉडी के पार्ट्स है वो अपने अपने काम करते हैं। ठीक है, हम इन टिश्यूज के बारे में भी जानते हैं, बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हम जानते हैं। इट इज देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट द अपटेक ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन विल आल्सो बी द फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज। तो ये भी कोई ऐसा खतरनाक बात नहीं है अगर मैं आपसे ये बोलूं कि खाना वगैरह खाना, लाइक फूड इंटेक करना, ऑक्सीजन इंटेक करना, ये सारी चीजें पर्टिकुलर टिश्यूज करते हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज करते हैं, इनके लिए भी एक अलग जिम्मेदारी है इनकी। ठीक है, हाउएवर दिस पजेस अ प्रॉब्लम। तो इसमें एक प्रॉब्लम होती है, खाना भले आप मुंह से खाओ, उसकी जरूरत जो है वो पूरी बॉडी को है, स्पेशली खाली आपके मुंह को तो है नहीं। इस सिचुएशन में दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इसीलिए क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की नीड पड़ी कि भाई अगर कहीं किसी पार्ट को, बॉडी के किसी हिस्से को न्यूट्रिशन चाहिए तो कैसे जाएगा? कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए, बस ट्रक तो चला नहीं सकते हैं बॉडी के अंदर, राइट? तो क्या करेंगे उस केस में? When chemical reaction use the carbon source and oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless for cells of the body but could even be harmful. हाँ, तो एक चीज हमने देख लिया कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी हमें चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये जो केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में चलता रहता है, जिसकी हम बात कर रहे थे, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शन की, ये रिएक्शन जब चलता है एनर्जी जनरेशन के लिए, तो ये कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी क्रिएट करते हैं। बाय प्रोडक्ट मतलब जैसे मान लो आपका काम का प्रोडक्ट नहीं है, वो भी क्रिएट कर दे रहे हैं। ठीक है, वो होता है, उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट ना ही सिर्फ यूजलेस होते हैं बल्कि हार्मफुल भी होते हैं। तो आपको इनका रिमूवल करने के लिए भी कोई सिस्टम चाहिए। मतलब देख रहे हो, धीरे धीरे करके वो आपको बता रहा है कि आपकी बॉडी में क्या क्या होता है। आपने न्यूट्रिशन सीखा, रेस्पिरेशन सीखा, ट्रांसपोर्टेशन सीखा, अभी ये एक्सक्रीशन की बात कर रहा है। ठीक है, आपने 4 चीजें अभी तक जान ली है। ये 4 चीजें आपको अभी तक समझ में आ चुकी होंगी कि ऐसे हम क्यों पढ़ रहे हैं इन सारी चीजों को, है ना? सबकी नीड है, इस वजह से हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं। हाँ, हमें एक्सक्रीशन के लिए भी एक स्पेशल जो टिश्यू बना हुआ है ऑलरेडी हमारी बॉडी में, उसके लिए भी हमें पढ़ना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए हम ट्रांसपोर्ट वाला भी पढ़ेंगे कि भाई ये वेस्ट कौन लेके जाएगा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। जैसे हमने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज हो रहा है, तो वही जो खाना लेके जा रहा है, जो एनर्जी लेके जा रहा है इधर से उधर, क्या वही वेस्ट भी लेके जाएगा? उसके लिए भाई अलग कोई होगा। तो ये सारी की सारी जो कहानी है हमारी बॉडी से रिलेटेड, यही सारी कहानी हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। इंट्रोडक्टरी लेक्चर था बस, जिसमें हमने सीखा कि रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब की जरूरत क्या है। ठीक है, एक एक करके सबको जाना, और यही वो लाइफ प्रोसेसेस थे जो आपकी बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं। आई होप कि आपको ये चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। अगले पार्ट से हम क्या करेंगे, एक एक चीज को बढ़िया से डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा होने वाला है न्यूट्रिशन के ऊपर, देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को हिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।